समसामयिकी के भाग 9 में जीएसएन जी के वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के लिए मैं राकेश कुमार। नमस्कार। समसामयिकी के भाग 9 में आपका स्वागत है। और यहाँ जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है या करने में जा रहा हूँ वह आप समझिए कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक एक करके मैं टॉपिक्स को बहुत ही संक्षिप्त रूप में, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण होगा और बहुत ज्यादा उलझाव मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो है गेन कर सके। और खास करके करंट अफेयर्स जैसे मुद्दे हैं जो सीधे प्रश्न होते हैं, तो आप आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि भारत सरकार में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय संभाल रहे थे, के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अब उन्हें जो है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो अकाली दल है वह सरकार से, जो भारत की सरकार है, उसे अपना गठबंधन तोड़ चुकी है। और उसके जो मंत्री थी हरसिमरत कौर साहिबा, उन्होंने जो है मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया है। वैसी स्थिति में जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है वह नरेंद्र सिंह तोमर के जी में चला गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा जो है संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2020, हम इसके पक्षों को जानते हैं। यह जो संशोधन विधेयक 2020 था, यह अधिनियम का रूप ले चुका है ना। यह अधिनियम का रूप ले चुका। अधिनियम कैसे बनता है? जब लोकसभा और राज्यसभा से कोई विधेयक पास हो जाता है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए चला जाता है, और राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देते हैं उस विधेयक पर, तो वह विधेयक जो है अधिनियम में कन्वर्ट हो जाता है। मैं इसके बारे में बता दूं कि यह जो संसद सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन का जो मामला था, वह ऑर्डिनेंस के थ्रू राष्ट्रपति ने 7 जुलाई 2020 को इसमें कटौती की थी। अब इस ऑर्डिनेंस को, अध्यादेश को जो है प्रतिस्थापित करना था, तो रिप्लेसमेंट हुआ और रिप्लेसमेंट होकर के जो है विधेयक के रूप में दोनों सदनों में गया और वहां से राष्ट्रपति का साइन हुआ और अधिनियम के रूप में अब जो है प्रतिस्थापित हो चुका है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य है कि कोविड-19 के काल में सरकारी खर्चों में कटौती करनी है, और उस कटौती के मद्देनजर संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन, इसके अलावे जो अलावेंस है उसमें कटौती की बात की गई है। अब क्या क्या कटौती, इसके दो पक्षों को हम जानते हैं। इसके कटौती के दो पक्षों को हम देखते हैं। पहली कटौती है कि जो एमपी लैट्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लैट्स, इसके तहत जो सांसदों को प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए की राशि मिलती थी, वह 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी अब एमपी लैट की राशि नहीं मिलेगी। यानी सांसदों को अपने क्षेत्र में विकास के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लैट्स कहा जाता है, इसके लिए जो है मिलने वाली राशि 2 वर्षों तक स्थगित कर दी गई है। इसके अलावे संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन में 1 साल के लिए 30% की कटौती की गई है। स्पष्ट है? अब हम आते हैं मिशन कर्मयोगी। आपसे पूछा जा सकता है कि मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मिशन कर्मयोगी जो है, जो भारत में सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके इफिशियंसी यानी गुणवत्ता में सुधार और उनके जो इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है, उसमें सुधार के लिए चलाया जाने वाला मिशन है। ठीक है। अब यह जो है सरकारी सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से चलाया गया है। जब सरकारी सेवाओं में सुधार करना है तो इसके लिए जो जिम्मेवार सिविल सर्वेंट्स हैं उसमें सुधार की आवश्यकता है। यानी उनके इफिशियंसी में, उनकी क्षमताओं में संवर्धन के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया जो ऑनलाइन मोड में है, और यह जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संचालित होगा। और प्रधानमंत्री मानव संसाधन परिषद जो है इसके लिए जिम्मेदार होगा, वही जिम्मेवारी निभाएगा। और ऑनलाइन ट्रेनिंग देकर के, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले जो सिविल सर्वेंट्स हैं वह आई गॉट कर्मयोगी नाम से जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। और हर मॉड्यूल में ट्रेनिंग करने के बाद उसी में असेसमेंट की व्यवस्था, मूल्यांकन की व्यवस्था, और उसको पास करते जाएंगे और आई गॉट कर्मयोगी का एक जो है संवर्धन क्षमता विकास का प्रमाण पत्र हासिल करेंगे। इसके अलावे अगर हम अगले टॉपिक की बात करें, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है इसको पूरा करना है। 21 मार्च 2021 तक सभी राज्यों को इस लक्ष्य से जोड़ना
उद्देश्य इसमें क्या है कि जिसे भी राशन कार्ड हासिल, भारत में लगभग 80 करोड़ से ऊपर की आबादी को राशन कार्ड हासिल है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उन्हें जो है राशन की सुविधा मिलती है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा और संरक्षण अधिनियम के तहत सभी को जो है खाद्य आपूर्ति कराना भारत सरकार की जिम्मेवारी है, सरकारों की जिम्मेवारी है। वैसी स्थिति में जो पीडीएस दुकानदारों से प्राप्त होने वाले जो राशन है और जिन लोगों को राशन कार्ड मिलता है वह राशन कार्डधारी भारत के किसी भी क्षेत्र के किसी भी पीडीएस दुकान से जो है राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड का लक्ष्य जो है घोषित किया गया है और 21 मार्च 2021 तक इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है वन नेशन वन राशन कार्ड का जो लक्ष्य है वह कब तक पूरा किया जाएगा? तो 21 मार्च 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। हम अगला टॉपिक लेते हैं राफेल। राफेल जैसा कि आप जानते हैं कि एक विमान है और युद्धक विमान का मतलब है कि यह एयरफोर्स यानी यह जो है भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, जो कि फ्रांस से प्राप्त किया गया है ना, फ्रांस से प्राप्त हुआ। इसमें इसके तहत कुल 31 पहली खेप में 5 है और 31 और आएंगे, कुल 36 राफेल विमान भारतीय वायुसेना को प्राप्त होंगे। इसके बारे में बता दूं कि 1990 के दशक में विदेशों से सुखोई को प्राप्त किया गया था, जो कि रशिया से प्राप्त हुआ था। सुखोई रशिया से प्राप्त हुआ था और उससे कई गुना उन्नत संस्करण वाले जो वायुसेना में शामिल होने वाले राफेल विमान है वह फ्रांस से प्राप्त हो रहे हैं। और इसे अंबाला में इसका फर्स्ट जो खेप है 5 राफेल विमानों का वह प्राप्त हो चुका है और इसे 17th स्क्वाड्रन यानी 17वें स्क्वाड्रन में, जिसको गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाता है, उसे शामिल किया गया है। अब जब शामिल करने का प्रोग्राम चल रहा था तो उसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री जो महिला हैं, यानी भारत के पुरुष रक्षा मंत्री और फ्रांस की महिला रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले, जिनका नाम क्या है फ्लोरेंस पार्ले, उस समारोह में शामिल हुई थी। और भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस राफेल विमान को, जो वायुसेना का महत्वपूर्ण युद्धक विमान है, उसे गेम चेंजर की संज्ञा दी थी। अब हम आगे आते हैं राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग अधिनियम 2020। अब यह जो है 1973 में एक होम्योपैथिक से संबंधित अधिनियम था, उसको प्रतिस्थापित कर यानी रिप्लेसमेंट के तौर पे आया है। इसके तहत क्या है कि राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का गठन किया जाएगा जो 20 सदस्यीय होगा। अब इस आयोग का क्या काम होगा? इस आयोग का काम जो है होम्योपैथी के क्षेत्र में नियमन करना यानी नियमों को बनाना, उसका रेगुलेशन करना और इसके अलावा उसका इम्प्लीमेंटेशन का भी पार्ट होगा। यानी जितने भी तरह के होम्योपैथी के क्षेत्र में नियम बनेंगे इसकी जिम्मेवारी इसके तहत होगी, उसका कार्यान्वयन जो किया जाना उसके तहत इसकी जिम्मेवारी होगी। किसकी जिम्मेवारी होगी? राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग जो गठित किया गया है। अब इसमें जो प्रवेश परीक्षाएं होंगी यानी डॉक्टर्स के चयन के लिए जो प्रवेश परीक्षाएं उसके स्वरूप का भी निर्धारण होगा और इसके लिए जो टीचर्स चुने जाएंगे होम्योपैथिक कॉलेजेस में, उसके लिए नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करने की जिम्मेवारी इस राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग को दिया गया। यह 20 मेंबर्स कमिटी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग जो है कितनी सदस्यीय है? तो 20 सदस्यीय है। इसके अलावे राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग अधिनियम 2020 यह भी पारित हो गया है। 1970 में एक कानून आया था इससे संबंधित, उसी को प्रतिस्थापित करके राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग का गठन किया गया है। इसमें 29 सदस्य हैं। यह भी जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उससे संबंधित सभी तरह के कानूनों का निर्माण करना और कानूनों के निर्माण के अलावा उसके विनियमन यानी रेगुलेशन और उसके इम्प्लीमेंटेशन को जो है रेगुलेट करने की जिम्मेवारी और लागू करने की जिम्मेवारी इसी की होगी। हम अगले चलते हैं। अब एक भारतीय नौसेना में यानी इंडियन नेवी में एक विमान था, युद्धपोतक विमान, जिसका नाम विराट है। वह डिकमीशन्ड हो गया। डिकमीशन करने का मतलब कि सेवानिवृत्ति हो गया, उसकी सेवाएं भारतीय नौसेना नहीं प्राप्त कर सके। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं क्योंकि यह पूछा जा सकता है। यह जो है 1987 में भारतीय इंडियन नेवी में शामिल किया गया था और 2017 में यह सेवानिवृत्त हो गया, डिकमीशन हो गया। और जैसी सेवानिवृत्ति होती है तो इसका विखंडन के लिए इसका टेंडरिंग होता है। तो श्रीराम
ग्रुप जो है इसके विखंडन के लिए जो है टेंडर लिया है। और इसका विखंडन आपको पता होगा कि एक विशेष तट है अलंग, गुजरात में एक अलंग है जगह जो समुद्री तट है, वहीं पे इसका विखंडन किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और श्रीराम ग्रुप के जो निदेशक है उनका कहना है कि इसमें काफी हाई क्वालिटी के स्टील यूज किए गए हैं, तो जो प्राप्त होने वाले स्टील है उससे जो है मोटरसाइकिल के निर्माण में लगाया जाएगा। अब इसके बारे में बता दूं कि जो विमान वाहक पोत है जिसका नाम विराट था, जो डिकमीशन हुआ और जिसका विखंडन अलंग तट पे होना है, उसे ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा नौसेना का विमान वाहक पोत है जिसे ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है, तो आपको विराट बताना होगा। विराट के बारे में हम बैकग्राउंड में थोड़ा जाते हैं। यह ब्रिटेन से प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ था? ब्रिटेन से प्राप्त हुआ था। और ब्रिटेन के नेवी में इसे 1959 में शामिल किया गया था और वहां 1984 में यानी 1984 में डिकमीशन्ड कर दिया गया, सेवानिवृत्त कर दिया गया था। इसके बाद भारत ने उसे खरीदा और वहां पर जो ब्रिटेन की नेवी में था, इसे HMS हर्मिस नाम से वह सेवारत था। इसके बाद 1984 में वह सेवानिवृत्त हुआ, डिकमीशन्ड हुआ। इसके बाद भारतीय नौसेना में उसे शामिल किया गया 87 में से 2017 तक, लगभग 30 साल आप मान सकते हैं इसने जो है भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दी हैं। इसे ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से आपको यहाँ कई महत्वपूर्ण सवाल मिल गए। अब हम जो चाइनीज ऐप का प्रतिबंध लगा भारत में उसके बारे में कुछ बताते हैं कि फर्स्ट खेप में 106 जो है 106 चाइनीज ऐप को जुलाई के महीने में 2020 में प्रतिबंधित किया गया था। और सेकेंड जो खेप है प्रतिबंध का वह सितंबर 2 को 2020 में किया गया। इस तरह से इसमें कितना किया गया? पबजी समेत लगभग 118 चाइनीज मोबाइल ऐप, पबजी समेत 118 यानी कुल 118 इसमें सेकेंड फेज में प्रतिबंधित किया भारत सरकार ने। यानी कुल मिलाकर के 224 चाइनीज ऐप को भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया गया। प्रतिबंध का नियम क्या है? प्रतिबंध करता कौन है यह पूछा जा सकता है। प्रतिबंध लगाता है भारत का जो IB मिनिस्ट्री है, वह इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, वही प्रतिबंध लगाता है। वह एक्ट कौन सा यूज किया जाता है? तो IT एक्ट के तहत यह प्रतिबंध लगाया जाता है। अब बताएं, आपके मन में सवाल होता होगा कि आखिर किस आधार पर लगाया जाएगा। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय में के अधीन एक इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है। क्या नाम है उसका सेंटर का? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और वही संस्तुति देता है कि किन किन साइबर साइट्स को, किन किन एप्स को जो है प्रतिबंधित करना है। उसी आधार पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है IT एक्ट के तहत जो प्रदत्त अधिकार है उसके तहत जो है प्रतिबंधित करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम खेप में कितने चाइनीज ऐप को? तो 106 चाइनीज ऐप को प्रतिबंधित किया गया, जो कि जून जुलाई के महीने में 2020 का साल। और दूसरे खेप को 2 सितंबर 2020 में जो है प्रतिबंधित किया। इस तरह से कुल मिलाकर के दूसरे खेप में कितने 118 चाइनीज ऐप को प्रतिबंधित किया। इस तरह से कुल मिलाकर के 224 चाइनीज ऐप प्रतिबंधित हुए। अब कारण इसका जो भी राहुल की रिकमेंडेशन, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, उसने संस्तुतियां दी। और बेसिक तौर पे आपको जानना है कि जब भारत और चीन के बीच में जून महीने में गलवान घाटी में जो सीमा पर तनाव हुआ और भारतीय सैनिकों को जो चीनी सैनिकों ने छल से आघात किया, उसी के मद्देनजर भारत सरकार ने सबक सिखाने के लिए कुल मिलाकर के 2 खेप में 224 चाइनीज ऐप्स को जो है प्रतिबंधित कर दिया। अब हम आते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है? कि समुद्री तटों को दिया जाने वाला एक प्रमाण पत्र है। तो देता कौन है इसकी अगर हम चर्चा करें तो डेनमार्क का एक NGO है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। क्या नाम है इसका? फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जो कि डेनमार्क का एक NGO है, गैर सरकारी संस्था है। वही दुनिया के जो बीचेज हैं, समुद्री तट है, उसी को जो है सर्टिफिकेशन देता है। इसका रिकमेंडेशन कौन करता है? भारत में इसका रिकमेंडेशन जो है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब उसमें 33 पैरामीटर्स है, जिसमें शौचालय होना चाहिए,
जो सन बात के लिए टावर्स होना चाहिए, बड़ी तरह के इस तरह से कुल मिलाकर के 33 पैरामीटर्स हैं, उसके आधार पर जो है रिकमेंडेशन किया जाता है। तो पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ और सुरक्षित जो समुद्री तट हैं उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और भारत में ऐसे 8 तटों की पहचान की गई है, 8 बीचेस की पहचान की गई है, और यह पहचान भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने की है, भारत सरकार की। और इसमें डेनमार्क के एनजीओ जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, उसको रिकमेंड किया है। हम उन 8 तटों को जानते हैं, क्योंकि न सिर्फ पूछा जा सकता है, सवाल कैसे बनेगा, तट का नाम दे देगा, संबंधित राज्य पूछ लेगा, या तट का नाम दे देगा, पूर्वी तट या पश्चिमी तट पूछ सकता है। इसके अलावा क्या होगा, 4 तट का नाम दे देगा और इधर राज्य दे देगा। आपको सुमेलित करने के लिए मैच द फॉलोइंग्स करके, सुटेबल मैच द फॉलोइंग्स करके आपको दे सकता है। तो हम सबसे पहले जाने जो पहला रिकमेंडेशन है वह है गोल्डन बीच। यह ओडिशा का एक समुद्री तट है जिसका नाम है गोल्डन बीच। दूसरा है शिवराजपुर, शिवराजपुर इज फ्रॉम गुजरात, गुजरात में है शिवराजपुर समुद्री तट। तीसरा है कप्पड़, क से केरल, क से कप्पड़, या केरल का एक समुद्री तट है जिसे गोल्डन फ्लैग के लिए रिकमेंड किया गया है, सॉरी ब्लू फ्लैग के लिए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए रिकमेंड किया गया है। तीसरा के बाद चौथा पर हम आते हैं ऋषिकोंडा। यह आंध्र प्रदेश का एक बीच है, समुद्री तट है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए रिकमेंड किया गया है। इसके अलावा कर्नाटक के 2 बीचेस फ्रॉम कर्नाटक, वन इज पादुबिद्री और सेकेंड इज कासरकोड। कर्नाटक के 2 बीचेस हैं, एक है पादुबिद्री और दूसरा है कासरकोड, यह कर्नाटक का बीच है। इसके अलावा राधानगर एक बीच है जो कि अंडमान निकोबार में है, उसका क्या नाम है, राधानगर। और दमन दीव का घोगला द्वीप जो है, घोगला बीच, द्वीप नहीं समुद्री तट है, घोगला, उसको जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने रिकमेंड किया।